नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग हम लोग चालू करेंगे एक नई लर्निंग के साथ, जिसमें कंपनी है गुजरात टूल लूम। इसकी चर्चा क्यों करेंगे? क्योंकि एक हमारे व्यूअर्स ने कहा कि एक बार आप देख के देखिए। मैं दोस्तों बताऊं तो मैं इस पे रिवीजन कर रहा हूं, एक तरह से बताऊं। इस पे मैंने पहले भी एक बार स्टडी किया था। वो टाइम फ्रेम की बात करूं तो मैं आई बटन में लगा दूंगा लिंक, जो कि 2 जुलाई का टाइम होगा जब मैंने स्टडी किया था इस कंपनी को लेकर के। कंप्लीट डिटेल स्टडी किया था। कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी की कारोबार में क्या कहती है और कारोबार के बाद मार्केट में फिलहाल रिएक्शन क्या कहती है, उन पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जहां कंपनी कहती है कि माइनिंग, जेम्सस्टोन एंड द प्रेशियस मेटल्स ट्रेडिंग, जो कि इम्पैक्ट्स है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करती है। ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस, टेक्सटाइल ट्रेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, इन सभी सेक्टर में कारोबार है। और ये कहती है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस है उसमें भी हमने अच्छा खासा काम किया है गुजरात का, जो कि टूल रूम होगा। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी कहती है कि ग्लोबल ग्रोथ की बात कर। ग्लोबल ग्रोथ के अलावा यदि देखें तो कंपनी जीटीएल ज़ैम्बिया, जीटीएल दुबई और पावर जनरेशन के लिए कामकाज क्यूआईपी, और ये कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने वेबसाइट्स पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हम समझने की प्रयास करेंगे जो कंपनी में अभी फिलहाल क्या हुआ पता है। फिलहाल एक ही चीज देखने को मिला जो एक निवेशकों को इंटरेस्ट बिल्ड करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है। वो ये है, जो कंपनी में एफआईआई ने अपनी पोजीशन 27% अभी अक्टूबर के महीने में बनाई। और ये कहां से बनाई है? अब ये तो देखने को मिलती है, या तो ये कंपनी में ब्लॉक डील हुआ, या ऐसा तो नहीं कि ये पहले से थे लेकिन वो आम पब्लिक की लिस्ट में आते थे। आज आज ये अक्टूबर में आकर के एफआई की लिस्ट में आ गए। तो इसको सेंटिमेंट के बेसिस पे देखा जा सकता है कि 27% की होल्डिंग एफआई ने लिया, कोई डीआई नहीं है। नियरली इस कंपनी में करीब 80,000 के आसपास की शेयर होल्डर की लिस्ट होगी। नियर अबाउट की बात है, टाइम फ्रेम की है। जबकि कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेटजी क्या कहती है और उससे होने वाले फायदे नुकसान पे कितना इम्पैक्ट डालता है, इनकी चार्ट ग्राफ को हम समझने की प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं बताऊं, मैं किसी भी स्टॉक को लेकर, किसी भी प्रोडक्टिविटीज को लेकर के हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं अपने स्टडी की तरफ और देखा जाए गुजरात और टूल रूम को लेकर के, जो 1991 में कंपनी बनी थी। और बिजनेस ऑफ द डेवलपमेंट एंड द ऑपरेशंस ऑफ माइन एंड माइन, जो कि मिनरल्स का कामकाज था उसमें देखने, एंड अलाइड सर्विसेज में कारोबार रही है कंपनी का। जहां तक सवाल है कंपनी का बुक वैल्यू का, तो 6 रुपये 82 पैसा इंट्रेंसिक वैल्यू देखा जाए तो काफी ज्यादा है। आज के टाइम में इंट्रेंसिक वैल्यू से आप बुक वैल्यू को कंपेयर करें तो कितना जबरदस्त। कहाँ 6 रुपये, कहाँ 233 रुपये का, इतना आंकड़ा लंबा चौड़ा की बात कर रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक की प्राइस 200 से ज्यादा जा सकती है? इसका भी हम कंक्लूजन लेंगे। तो क्या आने वाले समय में 240 से लेकर के 300 तक की रेंज में ट्रेड हो सकती है? या ऐसा बात तो नहीं है कि केवल और केवल सेंटिमेंट की वजह से मार्केट को 10 रुपये पे आकर के बॉटम फिक्स कर ले? जहां तक फिलहाल प्राइस देखा है तो 45 रुपए तक हाई गया था, लोअर 10 रुपए पे गया था। इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के कंपैरिजन तो, यदि इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो काफी कम है, स्टॉक की पी काफी कम है। अर्थात यहाँ अंडर वेटेज की बात कर रही है, ये अंडर वेटेज की बात कर रही है, और ये प्राइस टू बुक वैल्यू कितना बड़ा है, 182% ही इंक्रीज किया है। जहां प्रमोटर कोई है ही नहीं। आरओ आरओई करीब 170%, आरओसी करीब 180% के आसपास की आंकड़ा को दर्शाती है।
अब आते हैं डेट टू इक्विटी, जो खास करके आम देखा जाता है चीज़ों को, जैसे कंपनी में लायबिलिटीज कितनी है, करंट रेशियो का में माप कितना है, इसके अर्निंग पर शेयर कितनी कहती है, डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो इन सभी चीज़ों में ये खड़ी उतरती है कि चलो डिविडेंड की पार्ट भी कंपनी देती है, और इसके अलावा इसके लोन के कोई लायबिलिटीज नहीं है। इन सभी पहलुओं की तरफ हम यदि ध्यान दें तो कुछ कंक्लूजन की तरफ पहुंच पाएंगे, जो कंपनी में कौन सी ऐसा इंटरेस्ट बनती नजर आ रही है, जो पिछले कुछ पीरियड से, अर्थात कह सकते हैं पिछले 6 महीने से वॉल्यूम एक तगड़ी जंप करती नजर आती। मतलब वॉल्यूम आने का मतलब है मार्केट में न्यू प्लेयर और पुराने प्लेयर का आपस में मिला जुला असर देखने को मिलता। चलिए नंबर की बात करते हैं कंपनी का। तो नंबर की बात में देखा गया, जो जून तक का जो रिजल्ट था उसमें कंपैरिजन टू द मार्च क्यू और क्यू डिक्लाइन करती है, वाई ओ वाई बेटा परफॉर्मेंस की बात करती है। जहां तक 94% तक की इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और लास्ट 10% तक की मान लेते हैं। उसके बाद ये देखा गया कंपनी में करीब करीब 23 करोड़ की प्रॉफिट भी बुक करती है, जो कि मार्च में करीब 54 करोड़ की प्रॉफिट से आधा से भी कम की आंकड़ा दर्शाती। अब सवाल है, जो कंपनी में रिस्क क्या कहती है और इसके ईयरली ग्रोथ क्या है। तो लास्ट 12 महीने के डेटा के बारे में कहती है कि 800-900 करोड़ तक टर्नओवर क्रिएट करती है। उस 900 करोड़ में कंपनी पता कितना कमाती है, करीब 93 करोड़ की प्रॉफिट भी बुक करती है। अर्थात नियरली 10% के आसपास की मार्जिन बन गई, उससे ज्यादा के आसपास की आंकड़ा कहती है। इसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम कोई बात नहीं है, केवल कहती है 3 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट की कोई बर्डन नहीं है कंपनी के पास। इंटरेस्ट के अलावा यदि उसको देखें रेशियोज को, शायद ये लगता है कि अच्छा यार ये इसमें हुआ क्या। अर्थात कंपनी ने सर्विस दिया या प्रोडक्ट बेचा, जो भी काम किया, माइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया या माइनिंग का काम किया, पर जो पैसे आएंगे वो 200 दिन के बाद आएंगे। यहाँ पे आकर के डे को लेकर के रिस्क बनी। कितना को लेकर के? डे को लेकर के रिस्क बनी। और जब डे को लेकर के रिस्क बनी तो बैलेंस शीट को भी खंगालना जरूरी है। जहां तक सवाल है, बोर्डिंग्स तो कुछ है नहीं, तो इनका उधार भी कुछ है कि नहीं है। जबकि कंपनी में केवल और केवल 1 करोड़ की क्या दिखाती है, फिक्स एसेट्स की पार्ट दिखाती है। इसमें यदि आप इन्वेंट रिसेबल की तरफ देखें ध्यान देकर के, 303 करोड़ की आंकड़ा दर्शा। यहाँ क्या कर आकर के फंसती है, एक बात पता है क्या फंसती है? फंसती इन बातों को लेकर के है। अब सितंबर का जब डेटा आएगा तो कुछ और कंक्लूजन आएगा। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो 303 करोड़ के आसपास की आंकड़ा को अब इनसे कंपेयर करके देखिए। एक तरफ 3 नंबर को हम लेते हैं 555 करोड़, दूसरा नंबर 303 करोड़, तीसरा नंबर है 73 करोड़। ठीक है, इसमें 2 करोड़ दर सोर्स, इसमें से 2 करोड़ माइनस कर दो, 71 करोड़। इनके ऑपरेटिंग से जो कामकाज है, इनसे इनसे आने वाले जो इनके पास पैसे थे वो देखिए, इसका करीब करीब 60% मार्केट में उधार। और उसके बेसिस पे यदि आप इनको देखें कितना बनती है, करीब करीब कितना, 12%, 15% मान लेते हैं, 15 सत्ते 15 पच्चीस 75, 15% के आसपास ये बात कर रही है, नियरली की बात किया जाए। लेकिन इसके बेसिस पे इसका फैक्टर ज्यादा है, और नंबर ऑफ डे कितना है, 200 दिन, जो कि रिस्क दर्शाता है। लेकिन रिस्क पे पर्दा कौन डाल रहा है? पर्दा डालने के लिए बनाया है एफ आई की लिस्ट। और इसके अलावा देखा जाए तो क्या एफ आई पहले से थे या नहीं थे? जिसका नाम है जेटा ग्लोबल, दूसरा का नाम था इमेजिंग। तो हम यदि पब्लिक में देखें तो इसमें जेटा ग्लोबल का कुछ है या नहीं है। कुछ नए प्लेयर भी आए, कुछ प्लेयर हो सकता है इधर से उधर शिफ्ट कर गए और यह से डेटा देखने को मिली। ओवरऑल 80,000 के आसपास के इंटरेस्टेड
निवेशक है कंपनी में, और मार्केट कैप केवल और केवल 199 करोड़ का है, और 200 करोड़ के आसपास की आंकड़ा की बात करें। जबकि कंपनी का जो ट्रेडिंग होता है, क्रिटिकल कॉल ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग होता है, इस जो कि इनको स्टेज 2 में रखा गया है इस सम के अंदर। और इसके अलावा यदि हम इनकी प्लास्टिक प्रोडक्ट और इंडस्ट्रीज की बात करती है इसके अकॉर्डिंग, तो क्या सेगमेंट वाइज भी कंपनी कुछ बताती है जो आखिर कौन से सेगमेंट से सबसे ज्यादा अर्निंग करती है? कोई वैसी ऐसा डेटा की बात उन्होंने नहीं रखा है, और नहीं रखा है तो इसके यदि हम डिविडेंड और बोनस की पार्ट में चलें, तो कंपनी राइट इशू लेके आई थी। इससे पहले कंपनी डिविडेंड दिया था 1 रुपये का। इससे पहले कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट किया था नियरली 10, और रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी किया था 2016 में। और ये डेटा की बात करें जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो स्टैंडअलोन डेटा था उसमें भले ही सेल्स बढ़ जाती है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट, नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दोनों तरफ से देखने को मिलता है, क्यों फ्रॉम द क्यू और बेसिस पे। अब आती है सवाल कि कितनी परसेंटेज की अर्निंग करती है पिछले कुछ साल कंपनी। अभी तक के हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में पिछले 2 साल से लेकर के पिछले 10 साल में बीटा परफॉर्मेंस की बात करती है, जो 140% से 1100% तक, 1100 लेकर के 5000% तक की चर्चा करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मार्केट में लगातार सेंटीमेंट खराब होती नजर आई है, और इस खराब हुई सेंटीमेंट में यदि पीयर्स को देखें तो थर्मैक्स, ज्योति, सीएनसी, जुपिटर, वैगनर जैसे कंपनी भी शामिल है। और ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो पिछले 1 साल में सेल्स बढ़ाया है, प्रॉफिट बढ़ाई है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बैकअप सपोर्ट देने में कामयाब है। और जो अच्छी बात है, जो कंपनी डेट्स फ्री है, बाकी सारे एक्सपेक्टेशन में कहता है कि ये कई बार इंप्रूवमेंट, कई बार हाइस की बात भी करती है डेटर्स रेशियोज को लेकर के। और चार्ट का आंकड़ा ये कहती है कि पिछले 6 महीने के चार्ट या इसमें भी लगातार इंटरेस्ट बना है, लोग प्ले इसको खरीदने में व्यस्त हैं। इसमें एक चीज को हमेशा जानना जरूरी है, और वो कहता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल मैं क्यों कहता हूँ अप्लाई, उसके प्रति एक कारण है। मार्केट में केवल सिंगल रूल है, सबको क्या चाहिए, सबको चाहिए प्रॉफिट, सबको कमाना है पैसा। जब पैसा कमाना है तो लिमिटेड स्टॉक है। जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ी, लोग खरीदने के लिए आए, कोई ना कोई बेचने के लिए तैयार है ना, कोई ना कोई बेच भी रहा है। हर टाइम पे कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है। तो कहते हैं हमारे यहाँ कहावत है, भाव ही भगवान है, और भाव जो मिल रहा है वही उच्चतम है। तो गोल्डन रूल कहता है जब भी लिया उसको मानते हैं न्यूट्रल, बॉटम के लिए कहते हैं रिस्क, एक्सपेक्टेशन को लेकर कहते हैं प्रॉफिट, जो को करना चाहिए वो करते रहना चाहिए, और रिस्क को हमेशा करते रहना चाहिए मिनिमाइज। और खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन के बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें कि आप 10%, 20%, 30%, 40% के आसपास की ग्रोथ लेवल एक्सपेक्टेशन करते हैं या रिस्क को कवर लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन किया जा सकता है। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।